हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे देखिए, जनरली यदि हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कहते हैं तो ये टुवर्ड द लिटमस पेपर हम बात करते हैं। लेकिन रिएक्टिविटी जब हम देखते हैं, यदि कोई ऑक्साइड मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ कर रहा है, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। उसी तरह से कुछ ऑक्साइड जो है वो कहलाते हैं परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और डाई ऑक्साइड में क्या होता है, क्वांटिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है और सब ऑक्साइड में क्वांटिटी ऑक्सीजन की कम होती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड से पहले हम लिस्ट बनाएंगे और फिर एक एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कई एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे मान लिया हमने कहा एसिडिक ऑक्साइड, तो उसमें 4-5 एग्जाम्पल ले लेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में फर्स्ट वन, ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तो कॉमन हो गया। अब जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे उनका नाम हो जाएगा एम्फोटेरिक। तो ये चौथा हो जाएगा एम्फोटेरिक। ये देखिए डिफरेंट चैप्टर्स में ये सारे ऑक्साइड्स कहीं ना कहीं आ गए हैं। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में यदि 3 एग्जाम्पल दिया तो 3 से ही काम चल जाएगा। हमें देखना है कि पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर जहाँ जहाँ जो भी ऑक्साइड्स आए हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर एकोमोडेट करेंगे। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये नेचर के अनुसार था कि ये जो है एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है। अब हमारे पास कई ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि 2 ऑक्साइड का मिक्सचर है, तो वो हो जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। जब सारे एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले नाम हमें देखना है। एक ऑक्साइड ऐसा होता है जिसमें एलिमेंट 1 और ऑक्सीजन 1.5 पार्ट होता है। तो 1:1.5, इसका मतलब 2:3, जैसे N2O3, P2O3, Al2O3, B2O3। तो जहां पे 2:3 मतलब 1:1.5 प्रोपोर्शन है, उनको हम कहते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड। इसके बाद आप देखिए हम लेते हैं परऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। अब यहां पे देखिए MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, PbO2, लेड डाई ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपके डाई ऑक्साइड एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट हम ले रहे हैं सब ऑक्साइड, जैसे C3O2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:1 है। CO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन जब हम एक ऑक्साइड ऐसा लेते हैं C3O2 जहाँ कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन कम, तो ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं हम सब ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे जो है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के मैंने नाम दे दिए और सारा डिस्कशन अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हो गया एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि कुछ हो सकता है वहाँ पे एम्फोटेरिक जैसे भी हो, मेटल भी हो, मेटलाइड भी हो। तो एल्यूमिनियम मेटल है लेकिन वो एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे इन जनरल ही हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल है उससे जो ऑक्साइड मिलेगा वो हो जाएगा एसिडिक। अब यहाँ पे हम एक एक ग्रुप में जाते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप तो क्या है, मेटल है, तो उनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक। अब थर्ड ग्रुप में एक हम एलिमेंट लेते हैं बोरॉन, B2O3 जो है वो एसिडिक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लूँगा, थर्ड ग्रुप से हमने लिया B2O3, फोर्थ ग्रुप से हम ले लेंगे CO2, फिफ्थ ग्रुप से N2O3, N2O5, फिर लेंगे P2O3, P2O5। ये हो गया फिफ्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप से 2 ऑक्साइड लेंगे, SO2, SO3। अब सेवंथ ग्रुप से हम लेंगे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। अब यदि मान लिए हम मेटल्स पे जाते हैं तो कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक भी होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं Mn2O7। बस अब इतने एग्जांपल्स हम देखते हैं ये आखिर एसिडिक हैं क्यों।
ये यदि वाटर में डिसॉल्व हुए तो कौन से एसिड बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये जो B2O3 है, यदि हम इसके अंदर वाटर डिसॉल्व कर दें, वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमें मिलता है H3BO3। इसको ही हम लिखते हैं BOH टेकन थ्राइस और इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब इसके बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2H3 इस तरह से करके है, 3 हो गया, बोरॉन 2 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिया B2O3 का और ये तो अब इससे हम क्या कहेंगे, B2O3 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, वो पॉइंट भी हम लेंगे। हेंस B2O3 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है सारे जो है एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, सब एग्जाम्पल जो भी हमने यहाँ पे एसिडिक लिया है हम देखेंगे आखिर एसिड कौन सा बनता है, क्योंकि बाद में एक मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड का कंसेप्ट भी आता है। तो सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड हमने कंप्लीट किया। ये लिस्ट मैंने फिर से यहाँ लिख दिया ताकि एक्सप्लेनेशन जो है इजी हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम ले चुके हैं कि B2O3 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। देखिए जो एसिड बनेगा उसका एसिडिक एनहाइड्राइड कहलाएगा वो ऑक्साइड। अब हम ले रहे हैं CO2। ये देखिए CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है वाटर के अंदर, लेकिन हाई प्रेशर में जब ये डिसॉल्व होगा तो यहाँ से बनेगा H2CO3। इसको कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड है N2O3। N2O3 देखिए ये नाइट्रोजन का जो है ये ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसमें जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर को तो यहां से बनता है 2HNO2। तो 2H हो गया, 2N हो गया, O2 हो गया और ये कहलाता है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड बना इसलिए तो ये N2O3 हो गया, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहां पे N2O3 एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अब देखिए बार बार मैं ये एसिडिक एनहाइड्राइड लिखूं, आप बिल्कुल याद रखिए एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ जो भी एसिड बना उसका नाम आप लिख लीजिए। तो ये N2O3 हो गया। इसके बाद फोर्थ वन ये हमारा N2O5 है। अब यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना था, +3। तो हमारे पास जो एसिड बना वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब यहाँ पे N2O5 +5 है तो जो एसिड बनेगा वो भी +5 का बनेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे N2O5 + H2O, यहाँ से बना 2HNO3। इसको कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए ये +5 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे भी +5 है। तो N2O5 क्या हो जाएगा, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए भाई ये सब इतने एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास होंगे उतना ईजी रहेगा हमें डिसाइड करने के लिए एम्फोटेरिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे कलेक्शन हमारे पास अच्छा होना चाहिए। N2O5 हो गया। इसके बाद हम जा रहे हैं P2O3 पे, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड H2O। अब यहाँ पे देखिए ये है +3, इसका मतलब जो एसिड बनेगा वो भी +3 वाला ही बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ हो गया H3PO3 और ये हो जाएगा फास्फोरस एसिड। H3PO4 जो है वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये है ऑर्थोफॉस्फोरस या फास्फोरस एसिड इसको कहेंगे हम। इसके बाद हम जाएंगे 6th वन पे। अब P2O3 के बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनने वाला है P2O5 से। तो ये देखिए P2O5 + H2O। अच्छा यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे तो 2 बिल्कुल बैलेंस है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 and 3 6 बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H3PO4। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 5 3 8 है, बैलेंस हो गया। ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे भी देखिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिला यहाँ पे फास्फोरस का। तो ये भी नॉन मेटल था, ऑक्सी एसिड हमें मिला कौन सा, H3PO4। इसका बाद हम जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई। हमने एक एक ग्रुप से ट्राई किया है एक एक एग्जाम्पल लेने का, क्योंकि फर्स्ट एक ग्रुप में तो सारे के सारे मेटल जो है बेसिक बनाएंगे, सेकंड भी ऑक्साइड जो बनाएगा वो बेसिक, लेकिन थर्ड में बोरान जो है ये तो बना दिया एसिडिक, लेकिन एल्यूमिनियम बनाएगा एम्फोटेरिक। वेट फॉर सम टाइम। तो ये P2O5 का हम जाएंगे SO2 पे। तो यहाँ पे 7th हम लेंगे SO2। अब ये देखिए SO2 को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा H2SO3। यह है सल्फ्यूरस एसिड, अस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है +4, यहाँ पे है +4 सेम। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सल्फ्यूरस एसिड। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ये फास्फोरिक है। तो ये जो है डिफरेंस आएगा लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसके बाद हम जाएंगे 8th वन SO3 है प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए ये +6 है, तो जो हमें एसिड मिलने वाला वो H2SO4 विथ +6 है। तो यहाँ से हो जाएगा H2SO4, ये भी +6 वाला है, और ये नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे 8th के बाद हम जाएंगे Cl2O पे। क्लोरीन के जो है 4 यहाँ ऑक्साइड है और चारों ही जो है एसिड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है Cl2O एंड Cl2O7 लेंगे, इनसे भी एसिड बनता है, लेकिन दो दो एसिड। तो बाद में ये एग्जांपल रिपीट भी होंगे कि मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड में, तो वो भी हम पॉइंट लिख देंगे। तो 8th हो गया। इसके बाद आएंगे हम 9th पे Cl2O। ये देखिए Cl2O, इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे यहाँ से हमें मिलेगा HClO, और इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे देखिए +1 है, यहाँ पे भी +1 है। तो सबसे पहले ये 9th एग्जाम्पल, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए, फिर रिमेनिंग जो है एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लेंगे 10th वन। 10th में देखिए अब Cl2 हम ले चुके हैं, अब लेंगे हम ClO2। ClO2 जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तब देखिए क्या होगा। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड में एक चीज़ आपको याद रखना है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है वो एक एसिड देता है, जो हाईएस्ट है वो एक देता है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में है वहाँ पे दो दो एसिड मिलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। वो पॉइंट भी दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन रहेगा, तो यहाँ पे HClO2 प्लस HClO3 बनेगा। तो HClO यहाँ पे देखिए आप 4 1 5 3 and 2 5, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमें 2 एसिड मिला, तो इसलिए हम लिखते हैं ClO2 इज एसिडिक, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मिक्स्ड, ये आ जाएगा मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड तो था ही, लेकिन मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ, ये देखिए क्लोरस एसिड होता है। HClO क्या है, हाइपोक्लोरस। HClO2 क्या है, क्लोरस। HClO3 है क्लोरिक, क्योंकि HClO4 हो जाएगा पर क्लोरिक। तो यहां लिखेंगे ClO2 इज, ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया है मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरस। अब ये देखिए क्लोरस का मतलब हो जाएगा ये HClO2 एंड क्लोरिक एसिड। तो ये ऐसा ऑक्साइड है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 2 एसिड मिलता है। तो एसिडिक तो है ही, लेकिन ये हो गया मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड, क्योंकि 2 एसिड हमें मिले हैं। तो 10th ClO2 हो गया। इसके बाद हम जाएंगे Cl2O6 पे। यहाँ पे देखिए 11th, ये है Cl2O6, यहाँ पे H2O। और जैसे मैंने बताया कि क्लोरीन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो जो +7 है वहाँ पे एक एसिड, लेकिन यहाँ पे कितना है ये +6 है, और +6 का मतलब हो गया यहाँ पे भी 2 एसिड होगा। तो यहाँ एक बनेगा HClO3, एक बनेगा HClO4।
4। देखिए बैलेंसिंग, 2 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ कि Cl2O6 अब 2 एसिड बना रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। Cl2O6 इज मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ, अब दोनों एसिड का नाम लिख देते हैं। HClO3 जो है वो क्लोरिक एसिड है, ऑफ क्लोरिक एसिड, ये हो जाएगा HClO3 एंड HClO4 हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। अब देखिए पर क्लोरिक नाम है लेकिन परऑक्सी लिंकेज वहां पे नहीं है। पर क्लोरिक एसिड HClO4, हर नाम जहां पे पर है वो एसिडिक, वो परऑक्सी लिंकेज वाला नहीं होता है। जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट, इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, ऐसे ही पर क्लोरिक एसिड में भी नहीं है। तो ये Cl2O6 हमने लिया। अब देखिए Cl2O7 में, अच्छा यहाँ पे देखिए ये +6 है, +6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए +7 +5, तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 +6, एवरेज आ गया। अब जब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, ये देखिए ये है Cl2O7। जब Cl2O7 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यहां से हमें मिलता है 2HClO4। क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। जब Cl2O7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ओनली 1 एसिड। मैंने कहा ना कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एसिड, हाईएस्ट 1, इसके बीच वाले 2। तो ये देखिए +7 है और ये +7 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर क्लोरिक एसिड। तो Cl2O7 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ, ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। तो कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। अब ये देखिए Mn2O7, Mn तो मैंगनीज, ये तो मेटल है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब कोई मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है तो वहाँ पे एसिडिक नेचर हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे 13 लेते हैं, ये है Mn2O7 और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यहाँ से बनेगा 2HMnO4। देखिए ये पर्पल कलर का होता है और ये है पर मैंगनिक एसिड। तो हम यहाँ लिखेंगे Mn2O7 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ, ये कहलाएगा पर मैंगनिक एसिड। अब HMnO4 जो पर मैंगनिक एसिड है, इसी से तो KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट बनता है। तो ये Mn2O7, ये देखिए बैलेंस हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे हमने एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए हैं। अब उसके बाद बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में देखिए, यदि हम फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स के ऑक्साइड लेते हैं और इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें बेस मिलता है, इसलिए ये कैसे हैं, बेसिक इन नेचर। और जब ये बेसिक इन नेचर है तो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल में हम लेंगे Na2O, K2O, MgO, CaO। देखिए ये जो है फर्स्ट ए ग्रुप के 2 ऑक्साइड और सेकेंड ए ग्रुप के 2 ऑक्साइड हमने लिया है। अब इनको देखते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कौन सा बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट वन Na2O प्लस H2O, यहाँ से मिला NaOH। अब देखिए जब आप लिटमस पेपर को लाएंगे, कौन सा, एक तो है रेड और एक है ब्लू। जो ब्लू से रेड होता है वो एसिडिक चेंज बताता है, और यदि रेड से ब्लू है तो बताएगा कि अभी जो चेंज हुआ है वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेड लिटमस changes to blue, changes to blue। तो ये जो है बेसिक इन नेचर हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी 3 ऑक्साइड जो लिए हैं इनको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड देन विल गेट हाइड्रोक्साइड। सेकेंड में हम इसी तरह से ले लेंगे K2O प्लस H2O, यहाँ से मिलेगा हमें KOH। तो फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं
ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड तो जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन कई मेटल ऑक्साइड जो हैं हम देखते हैं एम्फोटेरिक भी होते हैं। और जैसा कि पहले जो है इसके हमने Mn2O7 लिया है, ये भी मेटल ऑक्साइड लेकिन ये एसिडिक था। तो यहाँ पे अब थर्ड लेंगे हम MgO। MgO को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलता है MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर फोर्थ यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे ये बनेगा CaOH टेकन ट्वाइस। अब देखिए, जब ये बेसिक इन नेचर हैं तो इन ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट एंड वाटर मिलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, यदि Na2O इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 2NaCl एंड प्लस H2O। ऐसे ही अब ये दोनों में से एक ले लिया, अब यहाँ से दोनों में से एक ले लेते हैं। यदि CaO प्लस 2HCl लेते हैं तो ये बनता है CaCl2 एंड प्लस H2O। तो बेसिक है इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब बेसिक के बाद हम जाएंगे न्यूट्रल ऑक्साइड पे। थर्ड वन है न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा ये बताइए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लेट लाइम कब कहते हैं, लाइम वाटर कब कहते हैं और मिल्क ऑफ लाइम कब कहते हैं? इस CaOH टेकन ट्वाइस के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे CaOH टेकन ट्वाइस। ये देखिए, ये है, पहले लिखेंगे स्लेट लाइम और ये होता है सेमी सॉलिड फॉर्म। यदि हम लेते हैं मिल्क ऑफ लाइम ये नाम, तो इसमें होना चाहिए सस्पेंशन। और यदि आपने क्लियर सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया, मतलब देखिए पहले तो सेमी सॉलिड मतलब हो गया नीडेड फ्लोर, जैसे आटे का चपाती वैसा। यदि मान ली हमने सेमी सॉलिड बनाया तो स्लेट लाइम। और यदि ग्लास के अंदर मिल्क के जैसा ऐसा दिखने लगे सस्पेंशन, भाई वाटर और थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल मिल्क के जैसा, तो ये सस्पेंशन है, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और यदि इतना पानी लेके थोड़ा सा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के ऐसा डिजोल्व करेंगे बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बन जाए तो लाइम वाटर। तो नेक्स्ट हो जाता है लाइम वाटर, इसको कहते हैं हम क्लियर सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड पे। अब ये न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि एसिडिक है तो ब्लू से रेड, बेसिक है तो रेड से ब्लू, न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं। अब रेड लिटमस पेपर लाइए, ब्लू लिटमस पेपर लाइए, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ये देखिए, H2O खुद न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है। मतलब ये हो गया कि इनको वाटर में डिजोल्व करने के बाद भाई गैस से तो डिजोल्व तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इसके बाद फोर्थ जो है हम जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, या लिस्ट देने के बाद पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब हो गया दीज विल रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज विद द बेस। तो यहाँ पे दीज रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस। जब एसिड से कोई रिएक्ट करता है तो हम बताइए बेसिक, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ये हो गया एम्फोटेरिक। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल में BeO, Al2O3, ZnO, SnO2, SnO, PbO2, PbO एसेट्रा। अब इसमें से एक या दो एग्जाम्पल ले लेंगे और देखेंगे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होता है और बेस के साथ कैसे रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए Al2O3 ले लूँगा, एक ZnO ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं भी कैसे होगा।
बीच में एक हम यहाँ से यदि ZnO लिए तो SnO2 ले लेंगे और ये PbO यहाँ एक वाला ऑक्सीजन, ये दो वाला है, तो ये इसके जैसा होगा और ये इसके जैसा होगा। तो एक एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। अब ये देखिए Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ से बनेगा AlCl3 एंड प्लस H2O। एल्यूमिनियम 2 है, इसको 2 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब यही Al2O3 हम देखेंगे बेस के साथ क्या होता है इसका, Al2O3 प्लस NaOH। याद कीजिए ये जो बेयर्स प्रोसेस था वहाँ पे हमने बॉक्साइट को वहाँ पे लीच किया था हमने NaOH के साथ। तो ये बेयर्स प्रोसेस वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे NaAlO2 और प्लस ये H2O होता है। अब यहाँ देखिए 2Na 2Al और हाइड्रोजन कितना है 2, बैलेंस है। तो 4 and 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ से 3 and 2 5। ये जो NaAlO2 बना है ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम लिख देंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आपने देखा कि ये जो Al2O3 है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, बेस के साथ, इसलिए एम्फोटेरिक है। अब हम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड SnO2 एंड PbO इसको भी लेके देखते हैं क्या इक्वेशन होगा, क्योंकि ये आपका जो है 3rd ग्रुप 4th ग्रुप में रिएक्शन आ चुके हैं। तो एक बार रिमाइंड हम कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस के साथ भी करेंगे और एसिड के साथ भी करेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये जो है डी ब्लॉक के अंदर भी रिएक्शन में आया है। अब यहाँ पे देखिए आप ZnO प्लस यदि हमने HCl लिया तो यहाँ से हो जाए ZnCl2 एंड प्लस H2O, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O। इसके बाद यदि ZnO प्लस NaOH ये रिएक्शन हो तो यहाँ से बनेगा Na2ZnO2 एंड प्लस H2O, Na2ZnO2 एंड प्लस H2O, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको लिखेंगे हम सोडियम जिंकेट। अब इस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन NaOH देन जिंक इज प्रेजेंट इन द कैटोनिक फॉर्म और एनियोनिक फॉर्म। अब ये देखिए जो Na2ZnO2 है उसमें Na प्लस जो है ये पॉजिटिव आयन है और ZnO2 जो है ये निगेटिव आयन है, तो एनियोनिक फॉर्म में है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही है। इसके बाद तो ये देखिए ये ZnO के साथ हो गया। अब हम देखेंगे SnO के साथ बिल्कुल ऐसे रिएक्शन है, लेकिन नाम जरूर ही इसलिए उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब लेंगे हम SnO प्लस 2HCl SnCl2, ये आपका स्टेनस क्लोराइड हो गया एंड प्लस H2O, बिल्कुल ऐसी जो ZnO के केस में है। इसके बाद ये SnO प्लस NaOH, यहाँ से हो जाएगा Na2 और यहाँ पे देखिए SnO है ये, तो ये SnO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंसिंग देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पे देखिए Na2 SnO2 प्लस H2O, और ये कहलाता है सोडियम स्टेनाइट। अब देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सोडियम स्टेनेट, लेकिन ये कहलाएगा सोडियम स्टेनाइट। तो ये हो गया सोडियम स्टेनाइट। अब यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट का +2 है। जब हम SnO2 लेंगे और जब +4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तब वो कहलाएगा सोडियम स्टेनेट। तो इसकी वजह से ही नाम कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं सारा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये SnO के ये रिएक्शंस हो गए। अब यदि हम जाते हैं SnO2 में, देखिए स्टेनस ऑक्साइड, ये टिन ऑक्साइड या स्टेनिक ऑक्साइड, टिन स्टोन जो मिनरल फॉर्म में है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए SnO2 प्लस 4HCl, तो ये हो जाएगा SnCl4 प्लस 2H2O, और यही SnO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा Na2SnO3। अब ये देखिए O था तो O है तो SnO2 एक एक्स्ट्रा O, Na2SnO3, और यहाँ पे प्लस H2O, तो Na2 है, ये इस तरह से बैलेंस। और ये कहलाएगा सोडियम स्टेनेट।
ये जो है सोडियम स्टेनेट, ये देखिए फ़र्क, ये 8 है और ये 8 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ये टिन के बारे में ले लिए। इसी तरह से PbO एंड PbO2 का भी इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए PbO प्लस HCl। अच्छा देखिए, हर बार HCl इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजी है बैलेंस करना, नहीं तो हम कोई भी एसिड ले सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा PbCl2 एंड प्लस H2O। इसके बाद यदि PbO प्लस NaOH हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है Na2PbO2 एंड प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है, तो ये कहलाएगा सोडियम प्लम्बाइट। तो इसका नाम हो, ये देखिए +2 है और ये हो जाएगा सोडियम प्लम्बाइट। ये सोडियम प्लम्बाइट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सोडियम प्लम्बेट कहलाएगा। तो यहाँ पे PbO भी एम्फोटेरिक हो गया। अब हम PbO2 जाएंगे, लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का है। तो ये PbO2 प्लस 4HCl। अब ये देखिए टिन के जैसे ही पूरे प्रोडक्ट है, लेकिन नाम जो है अलग रहेंगे ही। तो यहाँ से हो जाएगा PbCl4 प्लस 2H2O। और इसी तरह से जब हम PbO2 प्लस NaOH लेते हैं तो यहाँ से होता है Na2PbO3 प्लस H2O। अब ये देखिए +4 हो गया। इसको हम कहते हैं सोडियम प्लम्बेट। जैसे वो स्टेनेट था वैसे ही प्लम्बेट, जो स्टेनाइट था वो हो गया प्लम्बाइट। तो ये है सोडियम स्टेनेट। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हम लोग, ये सब हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे जो ऑक्साइड है उसके ऊपर। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वो है मिक्स्ड ऑक्साइड। अभी देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर 2 ऑक्साइड तो बिल्कुल मिले हुए हैं एक साथ, और वो जो कंपोजिशन है वो दोनों को मिलाकर बना हुआ है। जैसे मान लिए मैं लेता हूं यहां पे Pb3O4 Fe3O4। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे कंपोजिशन में है। ये Pb3O4 जो है एक्चुअली ये 2 टाइम्स है PbO.PbO2, और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कंफर्म भी हो जाता है कि ये कंपोजिशन PbO.PbO2 ही है। तो ये कई रिएक्शन से हम कंफर्म करते हैं। इसके बाद यदि हम जाते हैं, अब ये देखिए ये जो Pb3O4 है इसको कहते हैं हम रेड लेड। Pb3O4 इज कॉल्ड रेड लेड, मिनियम या सिंदूर। तो ये जो है रेड लेड, मिनियम, या ये कहलाता है सिंदूर। तो ये हो गया रेड लेड, सिंदूर कुमकुम। इसके बाद अब हम जाएंगे Fe3O4 के लिए। Fe3O4 ये कैसा होता है? ये होता है FeO.Fe2O3। अब देखिए फॉर्मूला एक जैसी नजर आ रहा है, A3B4 टाइप का, लेकिन कंपोजिशन ये अलग है और ये अलग है। यहाँ 2 टाइम्स PbO है और ये खुद Fe2O3 है। और ये जो Fe3O4 ये कहलाता है मैग्नेटाइट या मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये है मैग्नेटाइट और मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो ये था आपका मिक्स ऑक्साइड। इसके बाद एक और है सेस्क्वी ऑक्साइड। देखिए ये सारे टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन में पूरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आते ही हैं, चाहे वो 11th के चैप्टर में आए चाहे 12th के। इसलिए जब ऑक्सीजन के चैप्टर में जब ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया तो जरूरी था कि सारे ऑक्साइड को हम एक जगह ही एकोमोडेट करके उसको एक्सप्लेन करें। अब 5th के बाद हम 6th लेंगे सेस्क्वी ऑक्साइड। 6th वन है सेस्क्वी ऑक्साइड।
देखिए सेस्क्वी ऑक्साइड के लिए ज़रूरी है कि ये जो है 1:1.5 जो है उस एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी एटम है इज टू ऑक्सीजन, यदि ये 1:1.5 है या हम कह सकते हैं 2:3 है, देन दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड सेस्क्वी ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे B2O3, N2O3, Al2O3, P2O3। अब यहाँ जो प्रोपोर्शन है वो 2:3 है, इसलिए हो गया सेस्क्वी ऑक्साइड। अब ये देखिए ये एसिडिक हो एम्फोटेरिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम सेस्क्वी ऑक्साइड कर रहे हैं तो सिर्फ हम प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि 2:3 होना चाहिए या तो 1:1.5 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जो भी हम ऑक्साइड नाम लेते हैं वो उसी के अनुसार हम सोचते हैं, जबकि वही ऑक्साइड जो है दूसरे ऑक्साइड के एग्जाम्पल में भी आ सकता है। ZNO हमने एम्फोटेरिक लिया, Al2O3 एम्फोटेरिक लिया, लेकिन Al2O3 सेस्क्वी ऑक्साइड में भी आ गया। अब 7th लेते हैं पैरोक्साइड। पैरोक्साइड आयन होता क्या है? O2 2-। हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और पैरोक्सिल लिंकेज जो है दो ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे 7th हम लेंगे पैरोक्साइड्स। अब देखिए जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो अलग अलग कारण से अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें पैरोक्सिल लिंकेज है तो यहाँ पे O2 2- आयन जो है प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल Na2O2, H2O2, K2O2, BaO2, ये जो है हम लोग ने जो है एग्जाम्पल लिया। तो सोडियम पैरोक्साइड। अब ये पैरोक्साइड्स का क्या होता है, जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो हमें मिलता है H2O2, या फिर जब इनका एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलता है H2O2। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैं ले लूँ Na2O2 प्लस H2SO4। अब यहाँ से देखिए बनेगा Na2SO4 प्लस H2O2, ये हो गया पैरोक्साइड। इसी तरह से ये देखिए BaO2 प्लस H2SO4, यहाँ से बनेगा BaSO4 एंड प्लस H2O2। ये बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑक्साइड तो ऐसे हैं, पैरोक्साइड ऐसे हैं कि इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो भी H2O2 मिल जाता है। जैसे सोडियम पैरोक्साइड, यदि सोडियम पैरोक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे वहाँ से हमें H2O2 मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे पैरोक्साइड्स के। सुपर ऑक्साइड में जो आयन हम लेते हैं उसका फॉर्मूला होता है O2-। अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एवरेज कितना है, -½ जैसे पैरोक्साइड के अंदर -1 था। तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं पैरोक्साइड O2 2- ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और यहाँ पे क्या है ये सुपर ऑक्साइड O2-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -½ तो ये दोनों एक साथ में लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से है। और जब हम एल्कली मेटल्स को बर्न करते हैं तो यदि लिथियम को हम बर्न करते हैं तो लिथियम के केस में हमें सिर्फ ऑक्साइड मिलता है। जब हम सोडियम जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड मिलता है। और यदि ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी है तो सोडियम ऑक्साइड के बाद पैरोक्साइड तक जा सकता है। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे से क्वांटिटी हम बढ़ाते जाते हैं ऑक्सीजन का, यहाँ पे प्रोडक्ट के चांसेस हैं ऑक्साइड, उसके बाद पैरोक्साइड, उसके बाद फिर सुपर ऑक्साइड। तो वो सुपर ऑक्साइड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल हो जाएगा KO2, RbO2, CSO2। ये देखिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दिस फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब ये K2O से रिलेटेड कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यदि मैं लिखता हूँ K2O तो ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। यदि मैं 2 को इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और यदि मैं K2O2 कर दूँ तो ये पोटेशियम हो जाता है पैरोक्साइड।
और यदि एक एक्स्ट्रा ओजोन जैसा आ जाए तो ये हो जाता है पोटेशियम ओजोनाइड। तो ये देखिए एक जैसे ही कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए इनको लिखना जरूरी है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए K2O को जब आप डिजोल्व करते हैं तो KOH मिलता है प्लस H2O। यहाँ पे वाटर के साथ हमने किया K2O प्लस H2O में KOH। अब यहाँ से KO2 जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमें H2O2 भी मिलता है। K2O2 यदि पेरोक्साइड है तो मिलेगा ही वो हमारे पास पेरोक्साइड। इसका KO3 बिल्कुल अलग है। तो हमें ये देखना है कि इसमें ये ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, पेरोक्साइड हो गया, ये बिल्कुल अलग है, ये ऑक्साइड नहीं है। मैंने इसलिए दिया ताकि ये फार्मूले जो हैं एक जैसे थोड़े दिखने में है, आपको याद होना चाहिए। तो अब सुपर ऑक्साइड के बाद अब हम जाएंगे सब ऑक्साइड, और एक हमारे पास है डाई ऑक्साइड। तो 9th हम लेंगे डाई ऑक्साइड्स। अब देखिए इनमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन लें तो कार्बन डाइऑक्साइड, PbO2 लें लेड डाइऑक्साइड, MnO2 लें मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी उस एलिमेंट से, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। दीज आर डाइऑक्साइड्स। इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 1:1 प्रोपोर्शन होना, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डाइऑक्साइड हो गया। इसके बाद जो लास्ट है वो है सब ऑक्साइड्स। अब सब ऑक्साइड्स में क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑक्सीजन की है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम है। अब यहाँ पे सब ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, C3O2, C5O2, C12O9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। अब ये देखिए जब हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1, अब डाई तो उससे भी डबल हो गया। अब इनमें तो क्या है, जितना कार्बन है उतना भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये सब कहलाते हैं सब ऑक्साइड। अब यहाँ पे सब ऑक्साइड्स का जो है देखेंगे हम लोग कि किस तरह से जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ सिग्मा पाई कैलकुलेशन के लिए आ जाता है। तो जब ये 3 हमने लिया ही है तो एक बार सिग्मा पाई कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो पहले हम लेंगे C3O2। ये देखिए C3O2 के लिए कार्बन इस तरह से होगा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होंगे। ये देखिए आप, हर कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह से जो है लीनियर हो जाता है। अब इसी में पूछा जाता है कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 सिग्मा 4 पाई है। इसी तरह से अब हम लेंगे अनदर सब ऑक्साइड C5O2, वो भी लीनियर है। तो यहाँ पहले तो O हो जाता है, उसके बाद कार्बन काउंट करते जाइए और फिर से एक जो है O आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पे भी सारे कार्बन जो हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये भी लीनियर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लीनियर। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सिग्मा 6 पाई बराबर है ये, और ये हो गया एक लीनियर। अब एक जो C12O9 है बहुत अच्छा है इसमें काउंटिंग के लिए, तो एक स्ट्रक्चर भी बताता हूं मैं आपको और इसका काउंटिंग सिग्मा पाई कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। ये जो सब ऑक्साइड C12O9 है इसे हम कहते हैं मैलिटिक एनहाइड्राइड। मैलिटिक एनहाइड्राइड का मतलब हो गया मैलिटिक एसिड से जब वाटर को हम निकाल देते हैं, जब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो बचता है वो एनहाइड्राइड। तो अब देखेंगे सबसे पहले कि ग्राफाइटिक एसिड या मैलिटिक एसिड क्या है, क्या दोनों एक ही हैं? तो यहां पे लिख देंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं? मैलिटिक एसिड, और जिसको हम कहते हैं ग्राफाइटिक एसिड भी।
अब ग्रेफाइटिक एसिड क्या होता है, ये होता है C12H6O12। जब यहां से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तब बचता है C12O9। और ये देखिए ग्रेफाइटिक एसिड का क्या फार्मूला होगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे C12O9 पे। सिक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहां पे। इस तरह से जो है, अब देखिए 6 + 6 12 हो गया, कार्बन ऑक्सीजन भी हो गया 12 और 6 हाइड्रोजन हो गया। अब जब इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे तब जाके C12O9 मिलेगा। और यहां पे भी पूछा जा सकता है कि इसके सिग्मा और पाई कितने हैं, C12O9 में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम यहां पे देखते हैं, ये देखिए यहां पे COH, अब जब इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहां से डिहाइड्रेशन करते हैं और यहां से बन जाता है C12O9 एंड प्लस 3H2O। तो हम देखेंगे C12O9 में बनेगा क्या। यदि ये C12O9 है तो यहां से किस तरह से वाटर बाहर निकलता है। तो ये C12O9 का स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना देता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए ये ऑलरेडी रिंग हो गया हमारा ऐसा। अब देखिए यहां से वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OH और एक H ग्रुप को निकालना पड़ेगा। तो अब एक जगह CO है, एक जगह COO है। तो यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे और इनके बीच में जो है ये O ऐसा बन हो जाएगा। तो देखिए COO ऐसा मान के चलिए, ये CO। इसी तरह से सभी कार्बन पे जो है हमें डबल बॉन्ड यहां लगा देना है और ज्वाइन जो है ये कार्बन, इस कार्बन को O के साथ कर देना है। यहाँ पे भी देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के साथ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, एक एग्जाम में पूछा गया है सिग्मा इज टू पाई कितना है। अब यहाँ पे पाई देखते हैं हम लोग कितना है। ये देखिए 2, 4, 6 एंड 3 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिग्मा कितना है, पाई कितना देखते हैं, पाई हो गया 9। और यहाँ पे देखेंगे आप कि सिग्मा जो है टोटल 24 आएगा। 6 रिंग में ये 6 इधर 12 हो गया और इसका देखिए 1 2 3 4 3 12, तो टोटल 24। तो बताइए सिग्मा इज टू पाई कितना हो जाएगा। सिग्मा इज टू पाई 24:9 या फिर हो जाएगा 8:3। एक एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में मैंने ये देखा है, ये 8:3 का पूछा गया है। तो इसको आप नोट कीजिए, ये C12O9 सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है।